हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी जीएस पेपर 2 सेक्शन 3 यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसरो टॉपिक से संबंधित मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। यह जो इसरो टॉपिक है वह या तो 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा या फिर भविष्य में आने वाले किसी भी बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को देखा जाए तो इसरो से संबंधित प्रश्न लगातार बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं, इसीलिए यह अधिक संभावना है कि आने वाले भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में मुख्य परीक्षा के दौरान इसरो से संबंधित प्रश्न को पूछा जाए। तो आज इससे संबंधित मैं मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। जो आज का जो हमारा मॉडल आंसर का प्रश्न है वह है, भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में इसरो के योगदान की चर्चा करते हुए इसके भविष्योन्मुखी लक्ष्यों को बताएं। अभी तक जो इसरो से संबंधित प्रश्न आए हैं वो या तो इसके भविष्योन्मुखी लक्ष्यों से संबंधित रहे हैं, इसरो की उपलब्धियों से संबंधित रहे हैं, लेकिन भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में इसरो के योगदान की चर्चा करने से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, इसीलिए यह प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इस प्रश्न के दो आयाम हैं। पहले आयाम में हमें चर्चा करना है कि देश के सामाजिक आर्थिक विकास में इसरो का किस प्रकार से योगदान है, और दूसरे पक्ष में हमें वर्णन करना है कि इसरो के भविष्योन्मुखी लक्ष्य कौन कौन से हैं, या फिर आने वाले समय में इसरो अपने कौन कौन से लक्ष्यों को लेकर कार्य कर रही है। तो सबसे पहले यहाँ इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के पास अपनी सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सीमित संसाधन थे, अतः भारत ने अपने विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की। यानी कि जिस समय भारत को आज़ादी प्राप्त हुई थी उस समय भारत के पास सीमित संसाधन थे, और इन सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हुए देश का सर्वांगीण विकास करना था, देश में आधारभूत संरचनाओं का विकास करना था तथा देश के समस्त जनता की इच्छाओं को पूरा करना था। ऐसी स्थिति में भारत ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की। अंतरिक्ष कार्यक्रम जो थे उसके दो मुख्य उस समय उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था विकासात्मक कार्य को बढ़ावा देना, और दूसरा उद्देश्य था अनुसंधान को बढ़ावा देना। यानी कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की प्रकृति विकासात्मक होने के साथ साथ अनुसंधान मूलक थी। हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम ने, इसरो ने, जहां एक ओर भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वहीं दूसरी तरफ विश्व में भारत को एक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। यानी कि इसरो के दो उद्देश्य थे। पहला विकासात्मक लक्ष्य था, दूसरा अनुसंधान मूलक लक्ष्य था। विकासात्मक लक्ष्य के द्वारा इसरो ने देश में सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, वहीं अनुसंधान मूलक लक्ष्यों के द्वारा देश को एक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में, स्पेस सुपर पावर के रूप में वर्ल्ड में स्थापित किया है। और यही कारण है कि वर्तमान समय में विश्व के विभिन्न देश अपने सैटेलाइट को भारत के प्रक्षेपण यानों के जरिए प्रक्षेपित कराते हैं। तो यह है हमारा संक्षेप में इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं प्रश्न का पहला आयाम देखते हैं, जिसमें प्रश्न है कि देश के सामाजिक आर्थिक विकास में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की या फिर इसरो की क्या भूमिका है। तो सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम के लिए इसरो के द्वारा कई सारे कार्य किए गए हैं, जिनमें पहला और सबसे प्रमुख है इनसैट कार्यक्रम को लॉन्च करना। इसरो के द्वारा दूरसंचार को बढ़ावा देने, दूरदर्शन प्रसारण के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, विकासात्मक शिक्षा के लिए या फिर सामाजिक कार्य के लिए, सोशल वर्क जैसे दूर चिकित्सा हो गया, दूरस्थ शिक्षा हो गया, दूरस्थ सलाहकारिता हो गया, ये सब सेवाओं के लिए भारत सरकार के द्वारा अंतरिक्ष कार्यक्रम के जरिए इनसैट को प्रक्षेपित किया गया, और इसके जरिए इन सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा पर कार्य किया गया। और यही कारण है कि अभी आप देखेंगे तो वर्तमान समय में दूरसंचार क्षेत्र में, दूरदर्शन प्रसारण में, मौसम विज्ञान से संबंधित अगर हमें आने वाले समय में किस प्रकार की आपदा आ रहे हैं, वर्षा होगी नहीं होगी, भूकंप आने की संभावना है, ज्वालामुखी विस्फोट, ये सब किसी भी प्रकार की जो समस्या है वह हम पहले ही सैटेलाइट के जरिए जान पाते हैं और उसके अनुरूप अपनी तैयारी को मूर्त रूप देते हैं। तो पहला है विकासात्मक कार्य में इनसैट कार्यक्रम। दूसरा है आईआरएस कार्यक्रम। आईआरएस का मतलब होता है इंडियन रिमोट सेंसिंग, यानी कि भारतीय सुदूर संवेदन कार्यक्रम। आईआरएस कार्यक्रम इसके जरिए क्या है कि अंतरिक्ष प्रतिबिंबों का प्रयोग करते हुए
देश भर के अंतर्गत जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उसके प्रबंधन पर फोकस किया जा रहा है। और जब इसका प्रभावी प्रबंधन हो पाएगा, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसका, तो उसके जरिए हम अपने देश के विकास के लिए नई स्ट्रेटजी, देश के विकास के लिए नई रणनीति बना सकते हैं। तो दूसरा है IRS कार्यक्रम, जिसे भारतीय सुदूर संवेदन कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। देश के विकास में जो इसरो के तीसरा महत्वपूर्ण योगदान है उसे हम देख सकते हैं संचार क्षेत्र में नौवहन, अंतरिक्ष विज्ञान के लिए उपग्रह संबंधित प्रौद्योगिकी के विकास व उसके डिजाइन के विकास हेतु, यानी कि जो इसरो है वह संचार क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है, नौवहन क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है, अंतरिक्ष विज्ञान के लिए उपग्रहों को, अंतरिक्ष विज्ञान के लिए सैटेलाइट को प्रक्षेपित कर रहा है। और इसके जरिए क्या है कि अपने अब टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी के डिजाइन का निर्माण, ये सब कार्य कर रहा है। इसके अलावा भी इसरो इन सारे विभिन्न सैटेलाइट के जरिए टेलीचिकित्सा पर फोकस करें। टेलीचिकित्सा का मतलब होता है कि देश में किसी दूर स्थित जगह से, वहाँ से डॉक्टर्स वगैरह होंगे, वो टेलीफोन पर चिकित्सीय परामर्श देंगे सैटेलाइट के जरिए, तो यह है टेलीचिकित्सा। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक विकास में इसरो का एक और महत्वपूर्ण योगदान है, एडुसैट सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया। एडुसैट जो सैटेलाइट प्रक्षेपित किया गया उसके जरिए दूरस्थ शिक्षा पर फोकस किया गया है। इसका मतलब हो गया कि गांव के जो दूर दराज क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनकी भी एडुसैट सैटेलाइट के प्रक्षेपित किए जाने के पश्चात वे शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। तो यह है इसरो के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान। इसके साथ साथ एक और सबसे महत्वपूर्ण योगदान है कि विभिन्न अनुसंधान कार्यक्रम के जरिए इसरो जो है वह बहुत सारे कार्य कर रही है। जैसे अगर इसरो कोई सैटेलाइट को प्रक्षेपित कर रही है और उस सैटेलाइट से जो भी डेटा प्राप्त हो रहा है तो उस डेटा का प्रयोग करके आपदा प्रबंधन का आकलन कर रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा को बेहतर करने पर फोकस कर रही है। उदाहरण के लिए इसरो के द्वारा अगर कोई सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया है और उस सैटेलाइट के द्वारा हमारे देश की जो सीमा है वहाँ पर क्या क्या हलचल हो रही है, उस हलचल की मानचित्र को इसरो खींच ले रहा है सैटेलाइट के जरिए। और वह इसरो जो है वह भारत सरकार के साथ वे डाटा को, वे मानचित्र को साझा कर रही है। अब इससे क्या होगा कि भारत सरकार को बॉर्डर पर होने वाले हलचल के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई। अब इसके कारण क्या होगा कि भारत सरकार अपनी सीमा पर चौकसी को बढ़ा सकती है, अपनी जो भी सुरक्षा व्यवस्था उसको तंदुरुस्त कर सकती है। तो इसके जरिए क्या होगा कि हमारा राष्ट्रीय जो सीमा है, हमारा बॉर्डर है, वह पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा आने वाले समय में जो भी चक्रवात आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं हिंद महासागरीय क्षेत्र में, जो भी तटीय राज्य है वहाँ पर, तो सैटेलाइट के जरिए वो हमें पहले ही सूचित कर देती है। इसके जरिए क्या होता है कि हम आने वाले समय में आपदा प्रबंधन को और बेहतर करने के लिए पहले से ही तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसरो जो है वह देश के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। इसके जरिए प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन किया जा रहा है। आपदा के बारे में हम पहले से ही सचेत हो जा रहे हैं। एडुसैट के जरिए दूरस्थ शिक्षा पर फोकस किया जा रहा है। इनसैट कार्यक्रम के जरिए दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसारण, मौसम विज्ञान आदि के क्षेत्र में विभिन्न कार्य हुए हैं। और इन सब के जरिए हम कह सकते हैं कि इसरो देश के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कह सकते हैं कि हमारा सामाजिक आर्थिक विकास में इसरो की महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला, इसरो के द्वारा समय समय पर चंद्रयान और मंगलयान को प्रक्षेपित किया गया। चंद्रयान को संभवतः 2008 ईस्वी में PSLV 11 के जरिए और मंगलयान को 2013-14 में संभवतः PSLV 25 के जरिए प्रक्षेपित किया गया था। तो इसके जरिए अगर चंद्रयान और मंगलयान, ये तो चूंकि अनुसंधानात्मक रिसर्च से संबंधित अभियान था, तो इसके जरिए क्या था, इसरो का मुख्य उद्देश्य था कि चंद्रमा पर और मंगल ग्रह पर कौन कौन से खनिज उपलब्ध हैं, उन खनिजों के बारे में पता लगाना। और वे पता लगाएंगे कि चंद्रमा पर हीलियम-3 उपलब्ध है या नहीं, मंगल ग्रह पर CH4 उपलब्ध है या नहीं, CO2 उपलब्ध है या नहीं, इसका पता लगाना था। तो क्या हो गया कि अगर चंद्रयान पर हीलियम-3 की उपलब्धता हो गई और हीलियम-3 जो है वह एक एनर्जी का बहुत बड़ा भंडार हमें चंद्रमा पर पता लगा है, तो इसके लिए क्या होगा, भविष्य में भारत अगर ऊर्जा चुनौती का सामना कर रहा है तो इसके लिए एक अवसर होगा कि चंद्र मिशन जो हमारा था वहाँ से हम कुछ अपना सहायता को प्राप्त कर सके। इसके अलावा इसरो जो है वह दूसरे देशों के उपग्रह को प्रक्षेपित कर रहा है और उन उपग्रह को प्रक्षेपित करने के बदले इसरो को कुछ वित्तीय सहायता प्राप्त हो रहे हैं। इससे क्या है, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हो रही है
और वह विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हो रही है तो सरकार उसका जो यूज़ जो है देश के कल्याणकारी विकास में कर सकती है। देश के विभिन्न जो पिछड़े हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके डेवलपमेंट, उनके कल्याणकारी कार्यक्रमों में इसका सहायता ले सकती है। तो इस प्रकार से इसरो न सिर्फ विकासात्मक कार्य पर फोकस कर रही है बल्कि अनुसंधानमूलक कार्यक्रमों के जरिए भी देश के सामाजिक आर्थिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। अब प्रश्न आता है कि चूंकि पहला आयाम जो था प्रश्न का वह समाप्त हो गया कि इसरो के सामाजिक आर्थिक विकास में क्या क्या योगदान है, क्या क्या भूमिका है। प्रश्न का दूसरा आयाम है कि इसरो के भविष्योन्मुखी लक्ष्य कौन कौन से हैं, यानी कि आने वाले समय में इसरो कौन कौन से लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अपना ज़्यादा कार्य कर रही है। तो सबसे पहला है चंद्रयान 3। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित कर दिया गया है। चंद्रयान 2 के जरिए चंद्रयान 2 ऐसा पहला यान था भारत का जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था और इसमें पहली बार स्वदेशी ऑर्बिटर, स्वदेशी लैंडर, स्वदेशी रोवर का प्रयोग किया गया था। लेकिन अब भारत सरकार के द्वारा इसरो के जरिए चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है और संभवतः ऐसा अनुमान है कि 2024 ईस्वी तक हम चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित कर देंगे और इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रयान 2 के जो अनुसंधान कार्य थे उसको आगे बढ़ाना है। शुक्रयान 1 जो है इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह शुक्र ग्रह की जो सतह है, शुक्र ग्रह की सतह के बारे में, शुक्र ग्रह की वहाँ की जो वातावरण है उसके बारे में अनुसंधान करने को लेकर शुक्रयान 1 प्रक्षेपित किया जाएगा और इसका टारगेट 2023 ईस्वी तक रखा गया है। आदित्य 11 जो है वह सौर मिशन से संबंधित है। सौर मिशन यानी कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य से उत्सर्जित गैस और उसका वायुमंडल पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में जानने की कोशिश करेगा इसरो आदित्य 11 मिशन के जरिए। यानी कि चंद्रयान 3 चंद्रमा मिशन से संबंधित है, शुक्रयान 1 शुक्र ग्रह से संबंधित है, आदित्य 11 सौर मिशन से संबंधित है। अगला है अंतरिक्ष स्टेशन। इसरो की जो सबसे महत्वाकांक्षी मिशन है वह 2 है, एक तो गगनयान और दूसरा अंतरिक्ष स्टेशन। इसरो जो है वह वर्ष 2030 ईस्वी तक अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है और अगर अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन हो जाता है तो रिफ्यूलिंग करने में या फिर वहाँ से सैटेलाइट को मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा भारत को सहायता प्राप्त होगी और भारत इस दिशा में बहुत तेज़ी से कार्य कर रहा है कि आने वाले वर्षों में वर्ष 2030 तक भारत अपने अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित कर ले। इसके अलावा इसरो की एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य है वह है गगनयान। गगनयान आप लोग जानते हैं कि गगनयान जो है वह स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्ष 2022 में मानव युक्त मिशन को प्रक्षेपित किया जाएगा और इस गगनयान के जरिए भारत जो है वह पहली बार अंतरिक्ष में मानव को भेजने की योजना पर काफ़ी तेज़ी से कार्य कर रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि गगनयान में 3 भारतीय वैज्ञानिक शामिल होंगे जो वहाँ पर 7 दिनों तक रहकर अन्वेषणात्मक कार्य करेंगे। ठीक है, तो यह जो गगनयान है इसके जरिए अगर यह गगनयान प्रक्षेपित मानव युक्त जो कि है अगर भारत ऐसा करने में सफल हो जाता है तो अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला भारत चौथा राष्ट्र बन जाएगा। तो यह गगनयान जो कि एक कहीं ना कहीं देश की एक प्रतिष्ठा, देश की एकता अखंडता से संबंधित है, देश को एक सुपर पावर बनाने से भी संबंधित है और कहीं ना कहीं इसके जरिए भारत अपने स्पेस जो पावर है उसे वर्ल्ड में स्थापित करना चाहता है। तो यह है गगनयान। मंगलयान 1 2014 इसमें PSLV C-25 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया, अभी हमने ऊपर बताया था। मंगलयान 2 को दिशा में भारत सरकार कार्य कर रही है, इसे MOM-2 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM-2 इसका जो टारगेट है वह 2022 ईस्वी 22-23 तक रखा गया था। हो सकता है कि कोरोना संक्रमण काल की वजह से इसमें और डिले हो सके, लेकिन मंगलयान 2 है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था मंगलयान का वो मंगल एक ग्रह पर किस प्रकार से CH4 और CO2 उपलब्ध है या नहीं और अगर उपलब्ध है तो इसके बारे में वहाँ पर पता लगाना था कि मंगल ग्रह पर ऐसा, क्योंकि अगर CH4 किसी ग्रह पर अवेलेबल है तो CH4 जो है वह मानव आबादी को जीवित रहने के संकेत हैं। CH4 की उपलब्धता, जहाँ पर मीथेन गैस उपलब्ध होगी वहाँ पर माना जाता है कि मानव आबादी वहाँ पर बसाया जा सकता है। तो इस दिशा में इसरो कार्य कर रही है कि क्या मंगल ग्रह पर भी आबादी को बसाया जा सकता है, वहाँ पर CH4 मीथेन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता किस प्रकार की है, इसके जरिए में कार्य किया जा रहा है। यानी कि
मंगलयान 2 मॉम 2 मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगल ग्रह पर अन्वेषणात्मक कार्य से संबंधित है। कार्टोसैट 3 को लॉन्च किया जा चुका है, तो अब ये भविष्य के लक्ष्य में शामिल नहीं होंगे कार्टोसैट 3। एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य है अवतार। अवतार जो है इसका पूरा नाम अगर देखा जाए तो होता है AVTAR अवतार। इसका अगर पूरा नाम बोलें तो एर्बोरिक व्हीकल फॉर एडवांस ट्रांस एटमॉस्फेरिक रिसर्च, यह है अवतार का पूरा नाम। जो अवतार है वह एक स्वप्रणोदित अंतरिक्ष यान के रूप में कार्य करेगा। और इस देखिए, अगर इसरो इस पर बहुत पहले से ही कार्य कर रहा है, वर्ष 2004 ईस्वी से इस पर कार्य कर रहा है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। भविष्य में इसके लक्ष्य हैं कि हम इस दिशा में कार्य को प्राप्त करें। तो इस प्रकार से अगर जो है अवतार के जरिए स्वप्रणोदित अंतरिक्ष यान को स्थापित करने की दिशा में भारत सरकार कार्य कर रही है, इसरो कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से इसरो की भविष्योन्मुखी लक्ष्य हैं चंद्रयान 3 चंद्र मिशन से संबंधित, शुक्रयान 1 शुक्र ग्रह से संबंधित, आदित्य 11 सौर मिशन से संबंधित, 2030 तक अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करना है, गगनयान मानव युक्त मिशन है, अवतार स्वप्रणोदित अंतरिक्ष यान, मंगलयान 2 मॉम 2 मंगल ग्रह पर अन्वेषण से संबंधित है। तो इस प्रकार से इसरो जो है वह भविष्योन्मुखी लक्ष्य पर कार्य कर रहा है। इसके अलावा इसरो की कई सारी उपलब्धियां हैं। इसरो ने अपने विभिन्न कार्यों के जरिए व्यावसायिक प्रक्षेपण के जरिए या फिर विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट को प्रक्षेपित करके एक स्पेस पावर के रूप में वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाई है, और इसी कारण इंडिया की पहचान विश्व में एक अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में हुई है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि इसरो के अंतरिक्ष कार्यक्रम के कारण देश के प्राकृतिक संसाधनों तक प्रभावी पहुंच बनी है। दूरस्थ शिक्षा, टेलीमेडिसिन, आपदा संबंधी पूर्व चेतावनी प्रणाली आदि ने सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। इसरो अपने व्यावसायिक प्रक्षेपण, अंतरिक्ष कूटनीति एवं महत्वपूर्ण उपलब्धियों के जरिए एक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की पहचान स्थापित की है, और वर्ल्ड में भारत एक स्पेस पावर के रूप में स्थापित हुआ है। तो इस प्रकार से आज का मॉडल आंसर समाप्त हुआ। थैंक यू।